लिख चुके हो ये? अब शुरू करते हैं अपन रिग्रेशन एनालिसिस। देखो कोरिलेशन के जैसा जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, और बहुत सारी बातें जो अपन ने कोरिलेशन में पढ़ी है वो यहाँ काम आएगी। मतलब कि कोरिलेशन और रिग्रेशन एक तरीके से कंटिन्यू के अंदर है। वहां पर अगर कोरिलेशन से शुरू करें तो कोरिलेशन के अंदर जो मेन काम किया था वो किसने किया था? कार्ल पियर्सन और फ्रांसिस गैल्टन दो ने काम किया था। यहाँ जो है रिग्रेशन के अंदर सबसे बेस्ट काम जो किया गया वो, या सबसे पहला काम किया गया वो फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा ही किया गया। और उन्होंने क्या किया था, उनकी एक स्टडी की थी उन्होंने, जिसमें वो क्या कह रहे थे, फादर और उनके सन की जो है वो हाइट के बारे में स्टडी कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि ये स्टडी जो है हमें मदद कर सकती है कि हम प्रिडिक्ट कर पाए कि ये जो हाइट है वो क्या होगी। जैसे कोरिलेशन के अंदर क्या था, कोरिलेशन के अंदर नॉर्मली कोज एंड इफेक्ट रिलेशन जो है वो नहीं होता है, इस वजह से हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया कि यहाँ अगर आप रिग्रेशन पढ़ोगे तो उसके बाद आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। प्रिडिक्ट कैसे? उन्होंने कहा जैसे ये आपका एक एक्स है और ये वाई है, जैसे ये आपका एडवर्टाइजमेंट है और ये आपका सेल्स है। जैसे एडवर्टाइजमेंट आपने किया 1,000 रुपये का, और सेल हुई आपकी 10,000 रुपये की। फिर आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया मान लीजिए 1,200 रुपये का, और आपकी सेल जो है वो हो गई 12,000 रुपये। एडवर्टाइजमेंट आपने कर दिया 1,400 रुपये, और ये सेल जो हो गई आपकी 15,000 रुपये। फिर जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर दिया आपने 1,600 रुपये का, ये हो गई आपकी 1,800 रुपये। सॉरी, 10,000, 12,000, 15,000 और 18,000 रुपये। ये आपने सेल कर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर दिया अगले महीने जो है वो 1,800 का, उससे अगले महीने का 2,000 रुपये का। यहाँ आपकी सेल हो गई 22,000 की, और यहाँ हो गई आपकी 25,000 की। देखो कोरिलेशन क्या कर रहा था, हाँ जहाँ लिखा है ना कि एक बार पढ़ लो, मतलब कि उनको जो है वो इतना ज़्यादा उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। बस उनको जो है वो फॉर्मूले को देखोगे तो ऐसा होना चाहिए कि पहचान पाओ। जैसे कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिनको आप, जिन पे क्वेश्चन बनना मुश्किल है, जैसे कि बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनेगी, तो ये जो है वो इस पे क्वेश्चन बनना पॉसिबल नहीं है एमसीक्यू के अंदर। लेकिन अपने पास जो है वो क्या पूछा जा सकता है, उसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो फॉर्मूला पूछा जा सकता है तो फॉर्मूला, वैसे उसका फॉर्मूले का पूछे जाने का चांसेस भी बहुत कम है। लेकिन अगर पूछा जाएगा तो भी फॉर्मूला पूछा जाएगा, तो वहां पर कॉन्सेप्ट छोड़ के सीधा जो है, मतलब वो किस तरीके से बनाया जाता है वो छोड़ के सीधा फॉर्मूला लिखा गया है, जिसके पूछा जाने के चांसेस कम है, लेकिन है अपने इस वजह से लिखा गया। तो उनको एक बार आप देखते रहिएगा, ताकि मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन जो है वो इसमें जब रिग्रेशन पढ़ेंगे ना उसके साथ जो है लास्ट में देख लेंगे मल्टीपल जो है वो, मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन और रिग्रेशन को। शुरू करें भाई। तो देखो कोरिलेशन क्या बता रहा था, कोरिलेशन सिर्फ इनके बीच में रिलेशन बता रहा था कि भाई ये जो है वो आर जैसे +1 है, मतलब कि दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर, सेम रेशियो के अंदर, कांस्टेंट रेशियो के अंदर चल रहे हैं। आर अगर -1 है मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट रेशियो में चल रहे हैं। या फिर 0.7 है मतलब कि 70% जो है वो चल रहा है। इस तरीके से ये एक तरीके से रिलेटिव टर्म जो वो बता रहा था। लेकिन यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जो वो नहीं था। और उसके अलावा कोरिलेशन ये चीज बताने में सफल नहीं था जिसके अंदर वो प्रिडिक्शन कर पाए। जैसे कि अगर जैसे ये अपने पास डाटा है और कोई हमसे पूछे कि अगर सेल हम, सॉरी एडवर्टाइजमेंट हम 2,500 रुपये का करें तो
सेल कितने की होगी, या फिर अगर हमें सेल जो है वो 40,000 रुपये की करवानी है तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट कितने रुपए का करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो कोरिलेशन बताने में जो है वो मददगार नहीं था, वो नहीं बता पाता। इस वजह से कोरिलेशन के आगे की जो स्टडी है वो रिग्रेशन एनालिसिस जो वो किया गया। पहली बात तो ये कि रिग्रेशन जो है वो आपको बताएगा किसमें, एब्सोल्यूट टर्म के अंदर। क्या बताएगा, एब्सोल्यूट टर्म के अंदर बताएगा। वो जहां आपको रिलेटिव टर्म में बता रहा था, ये आपको क्या करेगा, एब्सोल्यूट टर्म के अंदर बताएगा कि भाई ये जो है अमाउंट रहेगा, अगर आप ये इतने का एडवर्टाइजमेंट करोगे तो उस केस के अंदर आपका इतना रहेगा। दूसरा, इसके अंदर कुछ बातें पहले जो है वो याद रखने वाली है, वो लिख दीजिए। इसके ऊपर जो फर्स्ट काम किसने किया था, फ्रांसिस गैल्टन ने किया था, शायद 1877 के अंदर। हम 1877 के अंदर जो फ्रांसिस गैल्टन ने इसके ऊपर काम किया था। इनकी बुक थी रिग्रेशन टुवर्ड मेडियोक्रिटी एंड हायरार्की स्ट्रक्चर, इस तरीके की एक बुक लिखी थी। उसके अंदर उन्होंने पहली बार जो वो लिखा था। अब समझिएगा, रिग्रेशन वर्ड का मतलब क्या है। तो दो वर्ड होते हैं, एक तो प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब आगे बढ़ना, इसका जस्ट उल्टा रिग्रेशन मतलब कि गोइंग बैक, पीछे जाना। क्लियर है। हाँ, 1877 के अंदर, 1877 के अंदर। क्लियर है। रिग्रेशन वर्ड का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि भाई गोइंग बैक, पीछे जाना, इस तरीके से। यहाँ पर क्या किया जाता है, एक तो डिग्री तो देखी जाती है, एंड उसके अलावा नेचर ऑफ रिलेशनशिप देखा जाता है। ये अपन आगे पढ़ेंगे, जब इसको कोरिलेशन के साथ इसका जो है कंपैरिजन देखेंगे ना, तब पढ़ेंगे। दूसरा जो है, इसको किस तरीके से किया जाता है, तो ये रिग्रेशन लाइन के थ्रू किया जाता है। जैसे आज के टाइम में हम क्या कहते हैं, एस्टिमेटिंग लाइन जो है वो कहते हैं। पहले इसका एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर जो है इसको आगे देखते हैं। देखो, नए ये बना देते हैं एग्जाम्पल। दो मेथड है, पहले मेथड वगैरह छोड़ के अपन एक जो बिल्कुल इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है। देखो, रिग्रेशन के अंदर क्या होगा, दो सीरीज है, जैसे ये सीरीज ए है और ये एक सीरीज बी है। ये सीरीज ए की जब वैल्यू जो है वो क्या है, मान लीजिए ये 1000 है तो ये 10,000 है। ये 1200 है तो ये 12,000 है। ये 1500 है तो ये 18,000 है। ये जब 1800 है तो ये 25,000 है। और ये 2,000 है तो ये जो है ये मान लीजिए 30,000 है। एक तो सीरीज ये है, यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसके ऊपर ये जो है ये क्या है, डिपेंडेंट है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसी सीरीज को हम दूसरे तरीके से और देखें अगर, तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि ये जो है बी है और ये ए है। तो ये बी मान लीजिए जो 1000 होता है, या फिर ये जो है वो 10,000 से ले लेते हैं। ये 10,000 होता है तो ये जो है ये कितना होता है, 10,000 नहीं, अपन छोटा ही अमाउंट लेते हैं, ये 1,000 होता है। तो ये मान लीजिए 100 होता है। ये जब 1200 हो जाता है तो ये मान लीजिए 150 हो जाता है। ये 1500 हो जाता है तो ये मान लीजिए 200 हो जाता है। 2000 हो जाता है तो ये 300 हो जाता है। और ये
3000 हो जाता है, तो ये मान लीजिए 400 हो जाता है। ये इस तरीके से, तो इस वाली सिचुएशन के अंदर ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? अब इनको हम करते क्या है, किस तरीके से करते हैं, गुड इवनिंग, करते क्या है और किस तरीके से करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा इसको। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्राफ के जरिए अगर समझें तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो लाइन के जरिए स्टडी करते हैं, एक तो एक्स ऑन वाई और एक वाई ऑन एक्स। या फिर यहाँ वाले केस के अंदर कहें तो यहाँ पर ये जो लाइन बनेगी क्या बनेगी, क्या ये ए ऑन बी बनेगी, ये वाली लाइन, पहली जो लाइन जैसे इस वाले पोर्शन के अंदर जो लाइन बनेगी इसकी, वो क्या ए ऑन बी बनेगी या बी ऑन ए बनेगी, सोच के जवाब दीजिए। ये वाली जो सीरीज है इसकी जब हम लाइन बनाएंगे तो क्या वो ए ऑन बी बनेगी या बी ऑन ए बनेगी, ए ऑन बी, नहीं। देखिए यहाँ पर क्या बनेगी, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके हिसाब से इसकी वैल्यू डिसाइड हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, बी की वैल्यू ए के हिसाब से, तो ये क्या बनेगी, बी ऑन ए, ये क्या बनेगी, बी ऑन ए, ये क्या बनेगी, बी ऑन ए। इसका मतलब क्या है, बी की वैल्यू जब ए की वैल्यू गिवन है, या हम इसे और क्या कह सकते हैं, बी जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ए जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या ये बात समझ आई? समझिएगा, इस वाली पहले वाली सिचुएशन के अंदर कहें तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, बी ऑन ए, मतलब कि ए जो है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, ए के हिसाब से क्या हो रही है, बी की वैल्यू डिसाइड हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, बी ऑन ए, बी की क्या वैल्यू है जब ए की ये वैल्यू हो, तो समझ आ रही बात कि भाई ए की वैल्यू ये है, जैसे ए 1000 है तो बी कितना है, फिर ए जो है वो 1200 है तो बी कितना है, ए 1500 है तो बी कितना है, ए 1800 है तो बी कितना है, 2000 है तो बी कितना है, तो हम क्या कहेंगे, बी ऑन ए, बी की क्या वैल्यू है ए के हिसाब से। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब क्या है, बी की वैल्यू जब ए की वैल्यू गिवन है तो, या फिर हम इसे क्या कहेंगे कि इस वाले केस के अंदर बी जो वो क्या है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ए जो है वो क्या है एक डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या ये बात समझ आई आपको? क्लियर है यहाँ तक का? वैसा का वैसा अगर इस वाले केस में कहें तो इस वाले केस में क्या है, बी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ए जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, ए की वैल्यू क्या है बी के हिसाब से, तो हम क्या कहेंगे, ए ऑन बी। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, एक और लाइन जैसे खींचेंगे तो वो मान लीजिए इस तरीके से खींची जा रही है, ये लाइन है जो मान लीजिए आपकी क्या हो गई, ए ऑन बी, ए ऑन बी। या फिर यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ए और बी में
क्लियर है? यहाँ तक का क्लियर है क्या आपको? क्लियर है? अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इस ग्राफ के जरिए जो वो अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ के जरिए हम सही तरीके से नहीं कर सकते। इस वजह से हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन का जो है वो सहारा लेते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन का सहारा लेते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन का सहारा जब लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, ए ऑन बी, मतलब कि बी की वैल्यू गिवन है और ए की वैल्यू पता करनी है। तो हम ए की वैल्यू कैसे पता करते हैं, ए की वैल्यू पता करते हैं, इसको एक्स की जगह अपन जो कैपिटल बी लिखा है, बाकी नॉर्मली एक्स और वाई लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर समझिएगा, अब यहाँ पर आपको दो चीजें जो है वो नई देखने को मिली। एक तो ये ए और एक ये बी, ये दोनों क्या है, चलो इसको अपन बाद में बात करेंगे। वैसा का वैसा अगर इस वाली सिचुएशन बात करें, इस वाले में, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, बी ऑन ए, तो हम क्या कहेंगे, बी की वैल्यू क्या होगी, तो वो कैसे पता करेंगे, ए प्लस बी सिग्मा बी कैपिटल ए, कि ए की जो है वो वैल्यू दी होगी और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू जो वो डिसाइड करेंगे। यहाँ पर भी जो है वो ए और बी दो आपको जो है वो क्या करने हैं, पता करने हैं। अब ये जो ए और बी ये दो क्या है, ये जो है ये ए और बी, इनको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट वैल्यू। इनको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ पर इनका पहले मतलब समझिएगा, फिर अपन जो है वो फॉर्मूले के जरिए वगैरह सारी चीजें अपन बाद में देखेंगे। अभी एक बार इसको, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे इस वाली सिचुएशन के अंदर बात करें, ये वाली जो लाइन है, इसके अंदर जो ए है वो क्या होगा, ए का मतलब क्या है, ये जब लाइन आगे जाएगी और ये लाइन जाके क्या होगी, एक जगह वाई एक्सिस वाली लाइन को टच करेगी। ये एक जगह क्या करेगी, वाई एक्सिस वाली लाइन को क्या करेगी, टच करेगी। ये वाली कौन सा हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। ये जहां वाई लाइन को टच करेगी उस वक्त इसकी वैल्यू क्या है, वो क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। जैसे इस वाले केस के अंदर जो कहां पर टच कर रही है, जीरो पे कर रही है, तो यहाँ पर ए जो है, ए की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। वहीं पर अगर इस वाली इक्वेशन में बात करें, सेकंड वाले में, ये व्हाइट वाली कलर की, इस केस के अंदर ए का मतलब क्या है, ये लाइन जहां पर वाई को टच कर रही है, वाई को कहाँ टच कर रही है, वाई को ये यहाँ टच कर रही है। तो यहाँ जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगी, ए कहलाएगी। ये इस वाली इक्वेशन के लिए क्या कहलाएगी, ए कहलाएगी। समझ आ रही बात? क्लियर है? इस वाले केस में मान लीजिए यहाँ पर जो है वो ये इस तरीके से लिखा है, ये एक दो तीन चार पाँच, ये एक दो तीन चार और पाँच, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। या फिर इसको कभी कभी यूं भी कहा जाता है, जब x जो है वो जीरो है तो y की क्या वैल्यू है, x जब जीरो है, x यहाँ पर कितना है, जीरो है, x जीरो है तो y की क्या वैल्यू है। पहली वाली सिचुएशन में तो जहाँ x जीरो वहाँ y भी क्या है, जीरो है। दूसरी वाली सिचुएशन में जहाँ x जीरो वहाँ y की वैल्यू टू है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, a का मतलब टू हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ आई? यहाँ तक की बात क्लियर है, समझ आई आपको? देखो समझिएगा, ये जैसे आपकी रिग्रेशन लाइन है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, ये आपने एक एक्स ऑन वाई जो है वो लाइन खींची।
ये आपके मान लीजिए लाइन खींची आपने एक्स ऑन वाई, क्लियर है। तो जब आप एक्स ऑन वाई की ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी, ये दो कांस्टेंट वैल्यू, और ये दो कांस्टेंट वैल्यू क्यों है वो भी अपन समझेंगे ना। तो अगर इस ए की वैल्यू पता करनी है तो क्या कहा गया कि इस लाइन को क्या करो आप आगे ले जाओ, आगे ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते कहाँ लेके जाओ, ये यहाँ पर लेके जाओ, जहाँ ये y को टच करती है, जैसे ये ढाई पे टच कर रही है, तो ये a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ढाई हो जाएगी। क्या कहा जाता है, कभी कभी इस तरीके से कहा जाता है कि a जो है वो क्या है, जब x जीरो है तो y कितना है उसको हम क्या कहते हैं, a कहते हैं। यहाँ पर x कितना है, जीरो है, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, a कहलाएगी। क्लियर है, यहाँ इसको क्या कहा जाएगा, a कहा जाएगा। समझ आ रही है बात, क्लियर है। देखो इक्वेशन किस तरीके से बनी पहले अपन वो डिस्कस करते हैं, फिर उसके आगे की बात करते हैं। तो एक्स ऑन वाई का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, जब वाई की वैल्यू गिवन है तो एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए प्लस बी वाई। क्लियर है। अब ये तो हो गई आपके ए की वैल्यू, ये तो क्या हो गई ए की वैल्यू। इक्वेशन क्या है, ए प्लस बी वाई। अब ये जो बी है ये क्या है, बी जो है वो क्या है, तो बी को कहा जाता है स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है, मतलब कि ये साइड है इस तरीके से, ऊपर की साइड में नीचे की साइड में जो भी है, इसका जो स्लोप है उसको मेजर कौन करेगा, बी करेगा। इसके स्लोप को मेजर कौन करेगा, ये जो स्लोप है इसको मेजर कौन करेगा, बी करेगा। इसको क्या कहा जाता है, बी को रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहा जाता है, जो कि कैसे कैलकुलेट होगा, ये दो होते हैं बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। बी एक्स वाई का मतलब क्या है, बी एक्स ऑन वाई वाली लाइन का स्लोप, और ये जो है वो क्या है, बी वाई ऑन बी एक्स वाई का मतलब क्या है, बी एक्स ऑन वाई वाली लाइन का स्लोप, और बी वाई एक्स का मतलब क्या है, बी वाई ऑन एक्स, या फिर वाई ऑन, सीधा ही लिख देते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, बी एक्स वाई का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ एक्स ऑन वाई है, मतलब कि क्या कैलकुलेट करना हमें, यहाँ जो हम कैलकुलेट करेंगे वो बी कौन सा कैलकुलेट करेंगे, बी एक्स वाई। बी एक्स वाई मतलब एक्स ऑन वाई वाली लाइन का स्लोप, ये जो लाइन है इसका स्लोप जो है वो किस तरीके का है, मतलब कि ये इस तरीके से है या इस तरीके से है, जिस भी तरीके से। क्लियर है। तो ये जो स्लोप है इस स्लोप को मेजर कौन करेगा, ये बी एक्स वाई या बी वाई एक्स, जो भी लाइन है जिसका अपन स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करेंगे ना। तो ये जो ये क्या बताएगा, स्लोप बताएगा। अब इस लाइन के हिसाब से हम किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जैसे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें पूछा गया कि एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो आप, एक्स की वैल्यू बताएं जब y बराबर 3 है। तो कि y जब 3 है तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि x की वैल्यू होगी a प्लस बी वाई। अब हमने कहा कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, उन्होंने कहा देखो अगर y जीरो है, सॉरी x की वैल्यू बताए जब y 3 है तो y बराबर 3 है, तो देखिए अगर जीरो है, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया ना, तो वो चलो इसको देखते आगे। एक तो क्या है कि जीरो है तो क्या वैल्यू है, जीरो है तो क्या वैल्यू है, हमने कहा जीरो है तो ये कितनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है वो ढाई है। जीरो है तो कितनी वैल्यू इसकी, ढाई है। उसके अलावा y जो है वो 3 है, y जो है वो क्या है, 3 है, y जो है वो क्या है, 3 है, तो उस केस के अंदर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये डिपेंड करेगा कि ये लाइन जो है इसका स्लोप किस तरीके का है,
इस लाइन, इसका जो स्लोप है वो किस तरीके का है। इसका स्लोप अगर इस तरीके से है, समझिएगा, ये स्लोप अगर नीचे की साइड में, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और स्लोप अगर ऊपर की साइड के अंदर जा रहा है, मतलब कि सीधा ऊपर की साइड जा रही है लाइन, तो उस केस के अंदर एक्स की वैल्यू जो क्या होती जाएगी, नजदीक होती जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा कि इनका स्लोप किस तरीके का है। तो हमें क्या होगा, अगर इसके स्लोप की वैल्यू पता होगी, अगर बी की वैल्यू पता हो गई, बी की वैल्यू मान लीजिए आपकी आ गई, बी एक्स वाई की वैल्यू मान लीजिए 0.7 है, तो उस केस के अंदर हम क्या कहेंगे कि इसके स्लोप के हिसाब से 0.7 इंटू 3, तो हम क्या कहेंगे, ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 2.5 प्लस 3 2.1, मतलब कि कितना आएगा, 2.5 प्लस 4.6। इसका मतलब क्या है समझिएगा, एक बार वापस समझिएगा शुरू से ना। देखो, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई y जब 0 है ना, तब भी ये वैल्यू तो है इसकी, समझ आ रही बात, ये वैल्यू तो इसकी है। उसके अलावा इसका स्लोप क्या है, इस स्लोप के हिसाब से जो y की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल क्या बन जाएगी, x की वैल्यू बन जाएगी। ये जो स्लोप है ये तो फिक्स रहेगा, क्योंकि लाइन जो अपन क्या मानेंगे यहाँ पर, इसकी जब एजम्पशन लेंगे तभी हम यहाँ पर लीनियर जो है रिलेशन मान लेंगे। हम मानेंगे कि भाई इनका जो इनके बीच जो रिलेशन है वो कैसा है, लीनियर है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन बनती है, चाहे वो नहीं भी बनती है, लेकिन अपन रिलेशनशिप जो उनका स्ट्रेट मान के ही करेंगे, तभी जो हमारा रिग्रेशन एनालिसिस हो पाएगा। तो ये दो अगर वैल्यू पता होगी, कि एक तो क्या है कि अगर 0 है तो उस केस के अंदर क्या वैल्यू है, समझिए, ये दोनों ऑपोजिट केस में चलेगा ना। ये अगर जैसे x कैलकुलेट कर रहे हैं तो y 0 है, तो उस केस के अंदर कितना है, और y कैलकुलेट कर रहे हैं तो x 0 है, तो उसका कितना वैल्यू है, जो उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। 0 है तो ये इतना है, उसके अलावा प्लस कितना y है और उसके हिसाब से कितना स्लोप है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगी, x की टोटल वैल्यू जो वो कैलकुलेट हो जाएगी। सेम है इसी तरीके से जब हम y कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, y कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, a प्लस बी एक्स, कि भाई ये जो है 0 है तब कितना है। देखो यहाँ a का पूरा अगर एडजेक्ट मतलब निकाले ना, तो a का यहाँ पर एडजेक्ट क्या मतलब होगा, कि a यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है y जब 0 है तो x कितना है, और यहाँ पर ये जो है a, इसका मतलब क्या है, x जब 0 है तो y कितना है। क्लियर है। जैसे इस वाली इक्वेशन करें कि हमें x की वैल्यू पता करनी है, तो हमें x की वैल्यू पता करनी है तो हम क्या कहेंगे कि y जब 0 है तो भी ये वैल्यू तो है। सर क्या ये माइनस में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर ये जैसे लाइन इस तरीके से हो, ये लाइन जो है इस तरीके से हो कि भाई ये यहाँ पर कट हो रही है, तो उसके इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, माइनस में भी हो सकता है। माइनस में होने का मतलब क्या है, ये y को जो वो माइनस वाली साइड के अंदर टच कर रही है, और प्लस में है इसका मतलब प्लस वाली साइड साइड में ये क्या कर रही है, इसको टच कर रही है। समझिएगा एक्स का मतलब क्या है, कि जब y 0 है तो ये वैल्यू है, और उसके अलावा y की जो गिवन वैल्यू y की 5 है, और उसको स्लोप से मल्टीप्लाई कर दो, उनका स्लोप कितना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगी, 5 पे ये वैल्यू और 0 पे ये वैल्यू, ये मिला के टोटल क्या हो जाएगी, x की 5 पे कितनी वैल्यू बनती है। वैसा वैसा y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x 0 है तो ये वैल्यू है, और उसके अलावा इस लाइन का स्लोप कितना है, और उसको क्या कर देंगे, x की गिवन वैल्यू जो भी अपने 3 4 7 जो भी दे रखी है उसको क्या कर दो, उस स्लोप से गुणा कर दो, तो 0 पे ये वैल्यू है और 7 पे ये, उस 7 पे स्लोप के हिसाब से इतनी वैल्यू बनती है, तो 0 और 7 पे टोटल मिला के 7 पे y की वैल्यू जो वो ये बनेगी। क्लियर है, समझ आ रही है बात यहाँ तक की, यहाँ तक में पहले कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ तक में कोई डाउट हो। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो है ये लाइन है, जो है रिग्रेशन की लाइन है,
वो दो क्यों होती है, कि भाई एक ही क्यों नहीं होती है रिग्रेशन की लाइन? तो देखो, दो कारण क्या है, एक तो लाइन किसकी है, एक्स ऑन वाई की है, और एक जो है वो दूसरी लाइन किसकी है, वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई का मतलब क्या है, वाई जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, और एक्स जो है वो क्या है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। वाई ऑन एक्स का मतलब क्या है कि एक्स जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, और वाई जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा क्या कहा जाता है कि ये जो लाइन होती है ना, इन लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये तो एक पहला रीजन है कि एक तो एक्स ऑन वाई की और एक वाई ऑन एक्स है, इस वजह से दो लाइन बनती है। और दूसरा जो है क्या कहा जाता है कि ये जो होती है, ये लाइनें होती है, इन लाइनों को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। बेस्ट फिट का मतलब क्या है कि आपने जब स्कैटर डायग्राम पढ़ा था, तो स्कैटर डायग्राम के अंदर आप क्या कहते थे कि अब एक्स और वाई की जो है वो क्या करते हो, एक्स और वाई की वैल्यू जो वो प्लॉट करते हो ग्राफ के ऊपर, ठीक है। ये जैसे आपने प्लॉट की ग्राफ के ऊपर वैल्यू, ठीक है। फिर आप जो क्या करते हो, एक ऐसी लाइन खींचते हो जो क्या हो, जिससे दोनों साइड के अंदर जो डेविएशन है, या दोनों साइड में जो पॉइंटों की दूरियां हैं वो क्या हो, बराबर हो। तो ये एक इस तरीके से क्या करते हैं अपन, ये कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक, ये इस तरीके से यहाँ यहाँ डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस, ये जो है क्या रहे, इक्वल रहे, इनके बीच से इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली सेम डिस्टेंस पे रहे, इस तरीके से अपन क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दोनों तरीके से देखे जा सकते हैं, वर्टिकल भी देखे जा सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी देखे जा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल किस तरीके से, ये इनके बीच से भी इस तरीके से एक लाइन खींची जाएगी। तो ये जो है, ये हॉरिजॉन्टल देखो, हॉरिजॉन्टल गैप देख के एक बीच से लाइन खींची जाएगी, एक जो है वो वर्टिकल को देख के एक बीच से लाइन खींची जाएगी। तो ये जो है, ये क्या है, ये जो है ये इस तरीके के गैप देखे जा रहा है, और यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, इस तरीके से गैप देखा जा रहा है। तो इस कारण भी ये क्या करती है, दो लाइन बनती है। सर क्या हमेशा ही दो लाइन बनेगी क्या? नहीं, इसका एक एक्सेप्शन है कि जब जो है एक ही लाइन बनती है। वो कब बनेगी, जब आपका रिलेशन जो क्या हो, या तो +1 हो या -1 हो। +1 और -1 का मतलब क्या है, अगर आपका आर जो है वो +1 है, या आर आपका -1 है, मतलब कि या तो आपका परफेक्ट पॉजिटिव है या परफेक्ट नेगेटिव है, तो उस केस के अंदर ही जो है वो आपकी क्या होगी, एक लाइन बनेगी। अदरवाइज जो है वो आपकी हमेशा क्या बनेगी, दो लाइन जो वो बनेगी। क्लियर है, समझ आ रही बात? क्लियर है। अब इनके अंदर जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट होती है ना, इनकी दो खासियत होती है। दो खासियत क्या होती है, एक तो क्या करो, अगर आप सिग्मा करो y-yc, y का मतलब क्या है, एक्चुअल y की वैल्यू क्या आ रही है, और y की जो अपनी प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो क्या है। इन दोनों का गैप देखोगे और उनका टोटल करोगे तो वो क्या आएगी, हमेशा जीरो आएगी। और दूसरी इसकी खासियत क्या होती है कि y-yc का अगर स्क्वायर करोगे तो वो क्या रहेगा, आपका मिनिमम रहेगा। इसे हम क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड कहा जाता है। मतलब कि स्क्वायर जो है उसका अगर समेशन करोगे तो वो क्या होगा, लिस्ट होगा या मिनिमम होगा। जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, या फिर जो रिग्रेशन लाइन हमारी जो बनती है, वो किसके ऊपर बनती है, कौन से कॉन्सेप्ट पे बनती है, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड पे। लीस्ट स्क्वायर मतलब कि इनका अगर स्क्वायर करोगे तो वो क्या होगा, हमेशा मिनिमम होगा। समझ आ रही है बात? इसका जो नाम है वो इस कारण जो है क्या बनता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड जो वो बनता है। क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? समझ आ रही बात? क्लियर है। इसके बाद में इसने कहा कि और आइए हम आपको एक दो बात और बताते हैं। हमने कहा कि बताइए। उन्होंने कहा कि ये आपकी दो जो है लाइन बनी, जैसे ये एक्स ऑन वाई और ये वाई ऑन एक्स बनी।
ये लाइन कहीं न कहीं तो आपस में टच करेगी, इंटरेक्ट करेगी। हमने कहा हाँ, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहा है। हमने कहा कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है। उन्होंने कहा इस वाले पॉइंट से आप यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा। ये एक्स वाली सीरीज है। और इस वाली लाइन से एक सीधी लाइन खींच दीजिएगा और वाई पे कनेक्ट कर दीजिएगा तो ये वाली वाई लाइन जो है इस पे जो कनेक्ट होगा वो क्या होगा, वाई बार होगा। क्लियर है। इसे जब आप वाई से कनेक्ट करोगे तो उस केस के अंदर ये जो है वो क्या होगा, वाई बार होगा। इस इसके कारण जो वो एक फॉर्मूला बना, क्या बना कि ए जो है वो कैलकुलेट करने के लिए जो वो क्या बनता है, एक्स बार माइनस बी वाई बार। और दूसरी वाली इक्वेशन के लिए क्या बनता है, ए बराबर, अभी एक बार बाद में देखेंगे इसको पूरा, वाई बार माइनस बी एक्स बार। क्लियर है कि ये जो इंटरेक्ट होते हैं इनके बीच में जो स्लोप है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये वाई बार और एक्स बार के जरिए भी आप क्या कर सकते हो, ए और इस ए का जो भी आपके रिग्रेशन इक्वेशन है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे पहली इक्वेशन दे रखी है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है उसके लिए क्या हो जाएगा, ये जो है इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू जो है ए इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये जहाँ इंटरेक्ट होते हैं वहाँ इंटरेक्शन से आप अगर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, मतलब कि लंबवत लाइन खींचोगे, तो वो जहाँ एक्स को कट करेगी वो पोजीशन क्या कहलाएगी, एक्स बार होगी। और ये जब एक वर्टिकल लाइन सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो वो जहाँ वाई को टच करेगी वहाँ पर क्या होगा, वाई बार होगा। क्लियर है। तो अगर आपको ए कैलकुलेट करना है तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी एक्स ऑन वाई वाली सिचुएशन है, ये जो है ये कौन सी है, ये जो है ये कौन सी है, एक्स ऑन वाई है, और ये जो है वो कौन सी, वाई ऑन एक्स है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो आप अपनी लाइन पकड़िए कौन सी, एक्स ऑन वाई है या वाई ऑन एक्स है। हमने कहा कि ठीक है, जैसे ये एक्स ऑन वाई है और ये मान लीजिए वाई ऑन एक्स है, इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या करते हो आप, एक्स कैसे कैलकुलेट करते हो, तो हमने कहा कि एक्स कैलकुलेट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो उन्होंने कहा कि इसी को आप सिंप्लीफाई इस तरीके से कर सकते हो क्या, एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए। हमने कहा कि एक्स की अलग अलग वैल्यू होगी और वाई की अलग अलग वैल्यू होगी, और उसमें तो अपन क्या करते हैं, पॉइंट के बीच की लाइन लेते हैं। तो ये हमेशा एडजस्ट तो नहीं आएगा, ये सेम तो नहीं रहेगा, क्योंकि भाई देखो ये जो है वो लाइन हमेशा स्ट्रेट हो जरूरी नहीं है, ये तो अपन क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एजम्पशन ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ये क्या कर रहे हो, एवरेज ले रहे हो। यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, अगर आपको ए कैलकुलेट करना है तो एक्स न लेके और एक्स और वाई न लेके इनकी जगह क्या कर दीजिए, एक्स बार माइनस बी वाई बार कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये आपको ए जो मिलेगा ये क्या मिलेगा, एडजेक्ट मिलेगा। सेम वैसा वैसे यहाँ अगर आप कैलकुलेट करोगे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई माइनस बी एक्स। हमने कहा कि अच्छा, हमने कहा कि ये पॉइंट तो थोड़े बहुत इधर उधर भी होते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर वाई बार लोगे और एक्स बार लोगे तो आपको ए की वैल्यू जो क्या हो जाएगी, एडजेक्ट मिल जाएगी। क्लियर है, आपको यहाँ तक की बात समझ आई। क्लियर है, यहाँ तक के पॉइंट समझ आए आपको। क्लियर है। उसके बाद में हमने कहा कि चलो ए तो हमें आपने कहा और हमने कैलकुलेट कर लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है वो हमारा दूसरा कांस्टेंट वैल्यू जो है बी, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस बी को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो उन्होंने कहा कि बी आपको कौन सा कैलकुलेट करना है, बी एक्स वाई या बी वाई एक्स। हमने कहा बी एक्स वाई का मतलब, तो उन्होंने कहा कि जब आपकी लाइन जो है वो कौन सी हो, स्लोप इन एक्स ऑन वाई लाइन। जो एक्स ऑन वाई लाइन है इसका स्लोप अगर आपको पता करना है तो उस केस के अंदर आप बी एक्स वाई कैलकुलेट करो। और बी वाई एक्स है, अगर वाई ऑन एक्स वाली लाइन का स्लोप पता करना है, वाई ऑन एक्स वाली लाइन का अगर इसका स्लोप पता करना है तो उस केस के अंदर आप बी वाई एक्स कैलकुलेट करोगे। हमने कहा ठीक,
कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो हमें पहले बी एक्स वाई जो है उसको कैलकुलेट करना बताओ। बी एक्स वाई जो वो कैलकुलेट करना बताओ। उन्होंने कहा कि इनके बीच का देखिए कोरिलेशन, इनके बीच का क्या देखिए कोरिलेशन देखिए, और उसको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई जो वो कैलकुलेट कर लीजिए, और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा बी एक्स वाई। और बी वाई एक्स कैलकुलेट करना है तो आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कैलकुलेट, सॉरी, बी वाई एक्स कैलकुलेट करना है तो आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिएगा इसकी एक क्या होती है, इसकी एक एजम्पशन जो है ना, उस एजम्पशन के अंदर ही एक चीज जो है वो ले रखी है, जैसे अपन कहते हैं कांस्टेंट वेरिएंस, कांस्टेंट वेरिएंस, या फिर जैसे होमोस्कैरसिटी इस तरीके से कहा जाता है कि इसके जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट इसके दोनों साइड के अंदर क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वही यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वही यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वही यहाँ तक का है। इस तरीके से जो वो इनके वेरिएंस जो वो क्या है कांस्टेंट है, इनके वेरिएंस जो वो क्या है कांस्टेंट है। इसको होमोस्कैरसिटी और इस तरीके से कहा जाता है, हम ये जो इस तरीके से मानते हैं। और उसकी एक एजम्पशन में ये भी मानते हैं हम कि इसके अंदर कोई ऐसा एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है जो एकदम अलग से पड़ा है, इस तरीके का कोई पॉइंट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको बी एक्स वाई कैलकुलेट करना है तो इस लाइन के अंदर जो क्या कर दीजिए इनका कोरिलेशन पता कर दीजिए, और जो कोरिलेशन है उसको क्या कर दीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी वाई एक्स कैलकुलेट करना है तो उनके जो कोरिलेशन है वो लीजिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कैलकुलेट कर दीजिए, तो आपको बी एक्स वाई और बी वाई एक्स जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। इसके अलावा अगर आपको आर कैलकुलेट करना है तो उस आर को कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है, सॉरी, इन रिग्रेशन कोएफिशिएंट का कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है। वो क्या है, आर इज इक्वल टू क्या होगा बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का अंडर रूट होगा, या फिर आप जो है वो क्या कह सकते हो आर स्क्वायर जो है वो क्या होगा बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। और क्योंकि ये इक्वेशन जो है ये इस तरीके से भाई, क्योंकि आपका आर जो है वो ये पॉसिबल नहीं है। समझ आ रही बात, आर कभी एक से ज़्यादा नहीं होता है। आर अगर एक से ज़्यादा ये नहीं होगा तो आर स्क्वायर भी एक से ज़्यादा नहीं होगा, क्लियर है, ये भी नहीं होगा। मतलब कि आर और आर स्क्वायर दोनों कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्लियर है। ये दोनों जब वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये हम जानते हैं, हमने कहा हाँ बिल्कुल जानते हैं, पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। आर जो वो -1 से लेके +1 तक होता है। तो हमने कहा कि इससे आप कहना क्या चाह रहे हो, उसने कहा कि इससे हम कहना ये चाहते हैं कि अगर बी एक्स वाई एक से ज़्यादा है तो बी वाई एक्स एक से कम होगा। हमने कहा क्यों, उन्होंने कहा कि अगर दोनों एक से ज़्यादा होंगे तो उस केस के अंदर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी एक से ज़्यादा आएगी, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर एक से ज़्यादा है तो दूसरे को एक से कम होना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल जो है वो आर स्क्वायर या आर जो है वो क्या हो एक से कम आए। समझ आ रही है बात यहाँ तक की। क्लियर है। उसके बाद में उसने कहा कि देखो दूसरी चीज क्या होगी, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स दोनों
के साइन हमेशा सेम होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। क्लियर है? दोनों के साइन जो वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जैसे सेल्स बढ़ने पे जो एडवर्टाइजमेंट बढ़ने पे सेल्स बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि सेल्स बढ़ने पे एडवर्टाइजमेंट भी बढ़ेगा। क्लियर है? तो दोनों या तो इस तरीके का डायरेक्शन होगा या दोनों का नेगेटिव, कि एडवर्टाइजमेंट बढ़ने पे सेल कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, सेल बढ़ने पे एडवर्टाइजमेंट जो कम हो रहा है, इस तरीके का नेगेटिव रिलेशन होगा। तो या तो दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे या दोनों के नेगेटिव होंगे। हमने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज जो वो आपको ध्यान से समझनी होगी। हमने कहा कि अगर दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे तो आर क्या होगा, आर का साइन क्या रखेंगे, और दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो आर का साइन क्या रखेंगे। क्योंकि दोनों पॉजिटिव होंगे तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जैसे आर जैसे दे रखा है बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0.3 और बी वाई एक्स जो वो दे रखा है 0.7। दूसरा एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर जो बी एक्स वाई जो दे रखा -0.3 और बी वाई एक्स दे रखा है माइनस का 0.7। हमने कहा कि आर तो क्या होता है, 0.3 इंटू 0.7, तो कितना हो जाएगा 7×21। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.21। और इस हिसाब से यहाँ कैलकुलेट करें तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई टू बी वाई एक्स बराबर -0.7 इंटू -0.3 इज इक्वल टू 0.21। माइनस माइनस जो वो प्लस हो गए। हमने कहा कि यही हुआ। हमने कहा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं लग रही। तो आगे वाले ने कहा अच्छा इसका मतलब ये है। बिल्कुल, है ना। हमने कहा कि भाई इसका मतलब तो ये है कि आर कभी नेगेटिव होगा ही नहीं इसके हिसाब से। तो उन्होंने कहा देखो आर नेगेटिव हो सकता है कि एक अगर पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो उसके इसके अंदर अल्टीमेटली जो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हमने कहा कि अभी तो आप कह रहे थे कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो इस केस के अंदर तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो हर हाल के अंदर ये आर जो वो क्या होगा, माइनस होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो उस केस के अंदर आर जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर दोनों नेगेटिव है तो उस केस के अंदर आर आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। उस केस के अंदर आपका आर जो वो क्या होगा, इस तरीके से होगा। ये चीज एक ध्यान रखनी है कि अगर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स दोनों पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव होगा। अगर बी वाई एक्स एंड बी बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स दोनों नेगेटिव है तो आर नेगेटिव होगा। अपन क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा कि भाई माइनस माइनस जो प्लस हो जाएगा। ये ऐसा यहाँ पर नहीं करना है। समझ आ रही बात यहाँ तक की?
क्लियर है? इसके बाद में जो है रिग्रेशन इक्वेशन को थोड़ा सा और अगर आगे एलोबरेट करें, तो दो है आपकी। पहली जो है वो एक्स ऑन वाई है, और दूसरा जो है वो वाई ऑन एक्स है। एक्स ऑन वाई के अंदर क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ऑन वाई के अंदर। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताते जाइएगा भाई, है ना। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस केस के अंदर ए जो है वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, एक्स बार माइनस बी वाई बार प्लस बी वाई। एक्स बार माइनस बी वाई बार प्लस बी वाई। ये इधर माइनस में आ जाएगा, तो एक्स माइनस एक्स बार बराबर बी वाई माइनस बी वाई बार। एक्स माइनस एक्स बार बराबर बी को कॉमन ले लो, वाई माइनस वाई बार। क्लियर है? एक तो ये इस तरीके की इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, एक्स ऑन वाई वाली है ना ये, तो ये बी की जगह इसको बी एक्स वाई लिखो, बी एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स माइनस एक्स बार बराबर बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। और इसको और आगे सिंपल करते हैं, तो एक्स माइनस एक्स बार बराबर बी एक्स वाई का क्या हो जाएगा, आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, वाई माइनस वाई बार। सेम वैसा का वैसा इस वाले केस में देखेंगे, तो हम क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू वाई बार माइनस पी वाई एक्स, सॉरी इसको पहले b लिखते हैं ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वाई माइनस, एक सेकेंड, ये जो है वो मैंने वाई माइनस बी एक्स बार प्लस बी एक्स, वो सेम ही हो जाएगा, वाई माइनस वाई बार बराबर बी एक्स माइनस बी एक्स बार, वाई माइनस वाई बार बराबर बी कॉमन ले लो एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार बराबर बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। बराबर आर। क्लियर है? ये दोनों रिग्रेशन इक्वेशन जो आगे अपन इस तरीके से इनको और सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक का इसका कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है किस तरीके से ये चल रहा है? यहाँ तक वाले यहाँ तक में कोई पॉइंट में डाउट हो तो बताइए।
क्लियर है यहाँ तक का? समझ आ रही बात? तो एक बार अभी जो है यहाँ तक का रिवीजन कर लेते हैं एक बार, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर कई बार कॉम्प्लिकेटेड लगता है सबको, इस वजह से इसको एक बार यहाँ तक का देख लेते हैं। भाई नोट्स जो दे रखे हैं ना, इन नोट्स को जो आप बार बार पढ़ते रहिएगा ना। देखो हमने क्या कहा, मेन जो पॉइंट है वो सारे के सारे ये है, आगे जो है वो बाकी जो पढ़ने हैं वो थ्योरी पढ़नी है अपने को बेसिक, कि भाई इनकी जो रिग्रेशन इक्वेशन वगैरह की जो है, रिग्रेशन और कोरिलेशन के डिफरेंस वगैरह। तो देखो शुरुआत अगर हम करें तो हम कहते हैं कि भाई कोरिलेशन और रिग्रेशन के अंदर मेनली फर्क क्या होता है, कि कोरिलेशन जो है वो एक तरीके से है, देखो दोनों बाईवेरिएट। बाईवेरिएट का मतलब क्या है, जो अपन अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड वगैरह कैलकुलेट करते हैं ना, वो यूनिवेरिएट है, मतलब कि उसके अंदर एक वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल, जैसे मार्क्स है या फिर जो भी हाइट है वगैरह, तो एक ही वेरिएबल की स्टडी की जाती है, तो वो यूनिवेरिएट है। कोरिलेशन और रिग्रेशन जो वो क्या है, बाईवेरिएट है, जिसके अंदर दो वेरिएबल जो है उनकी स्टडी की जाती है। दो से ज़्यादा भी की जा सकती है, उसे मल्टीवेरिएट भी हो सकता है, लेकिन मेनली दो की स्टडी करते हैं, इस वजह से हमें से बाईवेरिएट जो कहा जाता है कोरिलेशन और रिग्रेशन को। क्लियर है? तो यहाँ अगर हम बात करें बाईवेरिएट के, सॉरी रिग्रेशन की, तो कोरिलेशन जो क्या करता है, दोनों के बीच सिर्फ रिलेशन बताता है, और ये कहता है कि उस रिलेशन जो है वो जो है वो सिर्फ डिग्री बताता है, ये डिग्री के साथ डिग्री और नेचर बताता है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ हम दो सीरीज होती है, तो दो सीरीज के लिए हमारी क्या करती है, दो लाइनें बनती है। दो लाइनें कौन सी होती है, जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट या फिर रिग्रेशन लाइन कहते हैं, जो हम क्या करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, हम जो है पहले एक को इंडिपेंडेंट करते हैं और दूसरे को डिपेंडेंट करते हैं, उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। लाइन कैसे खींचते हैं, तो स्केटर डायग्राम जो है उसके ऊपर अपन उस डॉट को रखते हैं और एक ऐसी लाइन बनाते हैं जिससे दोनों साइड के अंदर क्या हो, डिस्टेंस पैरेलल हो, उनके बीच से एक लाइन जो वो इस तरीके से खींचते हैं, फिर उसी तरीके से दूसरी लाइन जो है वो भी खींचते हैं। क्लियर है? ये तो ग्राफिकल मेथड से हुआ, लेकिन यहाँ पर अपन इसके एग्जैक्ट वैल्यू जो पता नहीं कर पाते, इस वजह से अपन क्या करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन का सहारा लेते हैं। तो मैथमेटिकल इक्वेशन जो वो क्या है दो बन जाती है, जैसे एक तो एक्स कैलकुलेट करना है तो ए प्लस स्मॉल बी वाई, और दूसरी जो है वो वाई कैलकुलेट करना है तो ए प्लस बी एक्स। इस तरीके से यहाँ पर ए और बी जो है वो क्या है, दो कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू मतलब कि इनकी वैल्यू अपन क्या करेंगे, जो है वो पहले से तय कर लेंगे और वो फिक्स रहेगी। फिर y की जो है, जैसे इसमें b की वैल्यू जैसे कैपिटल B है, तो यहाँ b की वैल्यू चेंज होती रहेगी और उसके हिसाब से a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जैसे a की सीरीज की वैल्यू आगे वाले में चेंज करते रहेंगे, उसके हिसाब से b की वैल्यू जो वो कैलकुलेट करते रहेंगे। अब ये जो दो कांस्टेंट वैल्यू है ये क्या है, तो हमने कहा कि ये वैल्यू जो है वो किस तरीके से, कि जिसको अपन कैलकुलेट कर रहे हैं उसको अगर जीरो रखें, उसको अगर जीरो हो तो उस केस के अंदर वैल्यू क्या होगी, उसको अपन क्या कहेंगे, ए कहेंगे। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो इसका मतलब क्या है, y जब जीरो है तो a की वैल्यू क्या है, वो तो क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। प्लस b जो है वो क्या है, b जो है वो स्लोप है, ये जो लाइन है इसका स्लोप किस तरीके का है, उसकी ढलान किस तरीके की, उसको मापेगा कौन, b। इस ढलान के हिसाब से उसको ढलान को जो क्या करेंगे, y की जो गिवन वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपन क्या कर पाएंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। ये जो b है उससे अपन क्या कहते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। ये जो है वो दो, अगर सिंपल रिग्रेशन है तो दो होंगे, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। एक्स ऑन वाई वाली सीरीज वाली लाइन का स्लोप, और ये बी वाई एक्स एन वाई ऑन एक्स वाली लाइन का स्लोप। उसके बाद में अगर हम कैलकुलेट करें तो ये इस तरीके से, जैसे जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से। तो रिग्रेशन लाइन जो है, फिर अपना क्वेश्चन आता है कि रिग्रेशन लाइन दो क्यों है, तो एक तो अपनी एक्स ऑन वाई है, तो जिसमें वाई इंडिपेंडेंट है और एक्स डिपेंडेंट है, और वाई ऑन एक्स में एक्स जो वो इंडिपेंडेंट है और वाई जो वो डिपेंडेंट, इस तरीके से दो। और दूसरा क्या है, ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट, मतलब कि इसके दोनों साइड के अंदर जो वो क्या है, डिस्टेंस पॉइंटों का बराबर होना चाहिए। तो एक लाइन तो जो खींची जाएगी वो किस के हिसाब से देखी जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से गैप देखा जाएगा, हॉरिजॉन्टल इसके दोनों साइड में गैप बराबर हो। एक जो है वो वर्टिकल देखा जाएगा, इस तरीके से उसका गैप जो क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ से इस वजह से भी दो लाइनें बनती है। ये जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, बेस्ट लाइन ऑफ बेस्ट फिट। और इसकी खासियत क्या होती है,
अगर इसमें सिग्मा वाई माइनस वाई सी करोगे, मतलब कि जो एक्चुअल वैल्यू है और जो आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है उनके बीच का गैप कर जो है वो पता करके उनका अगर समेशन करोगे तो वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ये कैसी है, दोनों अर्थमेटिक मीन की जिस तरीके की खासियत होती है ना, सेम वो की वो खासियत है। और दूसरा क्या, सिग्मा वाई माइनस वाई सी का स्क्वायर करोगे तो वो क्या होगा, हमेशा मिनिमम होगा, जो कि अर्थमेटिक मीन के अंदर भी सेम उसी तरीके से होता है। उसके बाद में क्या है, कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही लाइन बने, तो दो सिचुएशन हो सकती है। अगर आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है तो उस केस के अंदर आपका एक ही लाइन बनेगी, अदरवाइज हमेशा आपकी क्या बनेगी, दो लाइन जो वो बनेगी। फिर उसके बाद में हमने इन दोनों लाइनों को खींच के देखा तो हमने एक चीज और पता की कि ये जो लाइनें जहां आपस में टच करती है उसके हिसाब से अगर एक आप परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो वो जहां एक्स वाली लाइन को जहां कनेक्ट करेगी, जहां टच करेगी, वहां क्या होगा, एक्स बार होगा। और जहां वाई वाली लाइन को एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो वो जहां वाई को टच करेगी वहां पर क्या होगा, वाई बार होगा। और ए को कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा कि ए को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी वाई होता है। तो ए क्या हो जाएगा, ये बी वाई इधर माइनस में चला जाएगा तो एक्स माइनस बी वाई। हमने कहा कि अब हर बार तो एग्जैक्ट वैल्यू होती नहीं क्योंकि ये तो अपनी स्ट्रेट लाइन मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक्स की जगह अगर आप एक्स बार ले लो और बी की जगह बी वाई, सॉरी वाई की जगह वाई बार ले लो तो आपको ए की वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाएगी। सेम वैसा वैसा दूसरी इक्वेशन में भी कर सकते हो, जब वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। कैलकुलेट करोगे तो आपको इस वाली सीरीज का ए जो है वो पता चल जाएगा। हमने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि और कोई तरीका है, तो उन्होंने कहा कि और एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स से जो कैलकुलेट कर सकते हो। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा कि आर इजिकल टू क्या होगा, अंडर रूट कर दीजिएगा बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का, या फिर आर स्क्वायर करना है तो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स कर दीजिए। आर और आर स्क्वायर दोनों कभी एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि भाई हमें ये पता नहीं कि इसमें से बी पहली इक्वेशन एक्स ऑन वाई वाली कौन सी और वाई ऑन एक्स वाली इक्वेशन जो वो कौन सी है। तो कैसे पता करेंगे, तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैलकुलेट करेंगे किसी एक को मान के कि ये एक्स ऑन वाई वाली और वो वाई ऑन एक्स वाली है, और दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और अगर एक से ज़्यादा आ जाता है मतलब हमारी एजम्पशन जो वो गलत है, तो हम क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन को फिर वाई ऑन एक्स मान लेंगे और दूसरी वाली को एक्स ऑन वाई मान के कैलकुलेट करेंगे। वैसे वो बड़ा क्वेश्चन आता तो उस केस के अंदर ये चीज़ आती। तो आर और आर स्क्वायर दोनों का भी एक से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर बी, इस कारण बी एक्स वाई एक से ज्यादा है तो बी वाई एक्स जो वो क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स जो वो क्या हो जाएगा, एक से कम होगा। बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स दोनों के साइन जो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दोनों के साइन हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना है कि अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स जो है वो दोनों, अभी अभी बात करते हैं, देखो जस्ट इसके बाद में कर लेते हैं ना, एक बार यहाँ तक का रिविजन करके कर लेते हैं। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स ये हो गया। तो हमने कहा कि दोनों अगर पॉजिटिव है, दोनों अगर पॉजिटिव है तो उस केस के अंदर जो क्या होगा आपका आर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और दोनों अगर नेगेटिव है तो माइनस माइनस करके काटना नहीं है, अगर दोनों नेगेटिव है तो आर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव होगा, और अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। फिर हमने कहा कि ये रिग्रेशन इक्वेशन है, तो एक्स ऑन वाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई और वाई इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी वाई। ए की जगह हम एक्स बार माइनस बी वाई बार, और इस तरीके से इक्वेशन जो वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो वो आपका स्लोप, जैसे स्लोप की बात करें, ये ए है लाइन, और ये बी लाइन है, और ये सी लाइन है। तो आपके हिसाब से जो है वो स्लोप किसका ज्यादा होगा, इन तीनों लाइनों में आपके हिसाब से जो है वो स्लोप किसका ज्यादा होगा।
ए का, बी का या सी का? देखो भाई, ए का या सी का? बी का तो, बी तो देखो, बी तो मिड वाली सिचुएशन, बी का तो नहीं होगा। ए का होगा या सी का ज्यादा होगा? जैसे ये जो है वो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई है। स्लोप किसका ज्यादा है? ए का ज्यादा है। क्लियर है? अब समझिएगा, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन, एक चीज कंफ्यूज करेगी, एक चीज कंफ्यूज करेगी कि सर यहाँ पर जैसे y के अंदर जो चेंज आ रहा है उसके कंपैरिजन में यहाँ पहली वाली लाइन के अंदर अगर a वाली बात करें तो y में जितना चेंज आ रहा है उसके हिसाब से अगर इसमें चेंज आ रहा है वो देखें। दूसरी वाली लाइन के अंदर y में जितना चेंज आ रहा है उसके कंपैरिजन में अगर इसमें चेंज देखें तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक्स वाली सीरीज के अंदर ज्यादा चेंज आ रहा है, वाई में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो वाई के अंदर जो वो ज्यादा चेंज आ रहा है। तीसरी वाली सीरीज के अंदर देखें तो एक्स के अंदर थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो वाई के अंदर जो वो ज्यादा चेंज आ रहा है। तो अल्टीमेटली इनके अंदर जो सबसे ज्यादा एक्स की वैल्यू जो वो क्या होती जाएगी, यहाँ जो वो ज्यादा होती जाएगी, यहाँ ज्यादा होती जाएगी, यहाँ ज्यादा होती जाएगी। तो उसके हिसाब से जो वो स्लोप तो भाई देखो, यहाँ पर जैसे थोड़ी सी वैल्यू बढ़ेगी, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ेगी, जैसे ये लाइन एडजस्ट ये नहीं करते, थोड़ी सी अपन इसको चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये लाइन ऐसी है ना, तो अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि सर जैसे सी वाली लाइन के अंदर देखें तो सी वाली लाइन जो है उसमें थोड़ा सा वाई के अंदर चेंज आएगा, जैसे यहाँ से ये यहाँ जाएगा, इतना सा जाएगा, तो ये जो है वैल्यू यहाँ से सीधी कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी, इतना एक्स में चेंज आएगा। क्लियर है? यहीं पर अगर ए वाली सीरीज की बात करें, ए में जो है वो जैसे ये यहाँ से सीरीज के अंदर वैल्यू जो वो ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक लेके गए, तो यहाँ पर कितना चेंज आएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतना चेंज आएगा, इतना सही चेंज आएगा, जबकि यहाँ पर चेंज जो वो ज़्यादा आ रहा है। क्लियर है? तो इसके हिसाब से हमें क्या लग रहा है कि स्लोप तो सबसे ज़्यादा किसका है, सी का है, लेकिन स्लोप सबसे ज़्यादा किसका है, ए का ही है। रीजन क्या है? तो फिर हमारी ये सारी इक्वेशन तो गलत हो जाएगी। इक्वेशन गलत होगी नहीं, रीजन क्या है, क्योंकि लाइन जो वो आके जाके जब यहाँ y को टच करेगी तो वो क्या करेगी, यहाँ पर और ज्यादा नीचे की साइड के अंदर टच करेगी। तो स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, इस ए वाली सीरीज का ज्यादा होगा, उससे कम बी का होगा, और उससे कम जो वो सी का होगा। समझ आ रही बात? स्लोप का मतलब क्या है, सीधा सा ढलान का मतलब है ना। अपने दिमाग के अंदर कंफ्यूजन किस वजह से आता है, कंफ्यूजन इस वजह से आता है कि अगर ऐसा है तो इस केस के अंदर वैल्यू तो यहाँ बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ वैल्यू ज्यादा चेंज होगी, उसको जो कंपनसेट करने के लिए जो ए जो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है भाई? यहाँ तक की बात समझ आई? क्लियर है यहाँ तक की? तो यहाँ तक का एक बार आप देखिएगा। अभी जो है इसके नोट्स कंप्लीट करके आज शाम तक मैं इसके अपडेट करता हूँ, और बाकी जो है वो कल अपन रिग्रेशन को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, क्लियर है भाई? यहाँ तक का एक बार देखिएगा। आगे जो रिग्रेशन के आज शाम को मैं नोट्स अपडेट कर दूंगा।
और इस संडे को जो वो टेस्ट रखेंगे भाई, जो भी पुराने बाकी रहे हैं ना वो सारे टेस्ट जो वो इस सैटरडे को रखेंगे। बिल्कुल क्लियर है, संडे को टेस्ट रखेंगे अपन। और ये जो है यहाँ तक एक बार देखिएगा, शाम तक जो वो मैं नोट्स जो है वो अपडेट कर दूंगा। तो और उसके अलावा जो कोरिलेशन और इनके नोट्स हैं ना उनको बार बार पढ़ते रहिएगा ना, क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा, उनको बार बार पढ़ते रहिएगा, जितना ज़्यादा बार पढ़ोगे उतनी चीज़ें जो ज़्यादा क्लियर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।